है ना, गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व क्या होता है? पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण के बल को गुरुत्व कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो अर्थ किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, जिस बल से आकर्षित कर रही है उसको ग्रेविटी कहते हैं, है ना। और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, त्वरण उत्पन्न हुआ है, उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और पृथ्वी पर जो पृथ्वी की सतह पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हमने किसी वस्तु पर बल लगाया है और उस बल के कारण उस वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ है तो हम कहते हैं कि त्वरण है, और उस त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। लेकिन ये त्वरण पृथ्वी की वजह से आया है तो ए की जगह पे लिख देते हैं जी। देखो दोनों की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये एक्सीलरेशन ही है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण है। जैसे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसे सपोज करो कि आप एक ऊंचे से टावर पर खड़े हैं, ऊंचे से टावर पर खड़े हैं, है ना, और आपके हाथ में एक बॉल है, आपके हाथ में एक बॉल है। तो अभी t इज इक्वल टू 0 पर, अभी अभी हमने समय को कंसीडर करना शुरू किया। t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। आपके हाथ में बॉल है, जैसे ही आप इस बॉल को छोड़ेंगे ना, बॉल को छोड़ेंगे तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई रही होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहने का मतलब क्या है? लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 ले लेते हैं, समझने में ज्यादा आसानी होगी। 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड बढ़ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड के बाद यानी 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई रहेगी कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। 10-10 मीटर बढ़ता जाएगा। हर 1 सेकंड में स्पीड कितने से बढ़ेगा? 10 मीटर ऐड हो जाएगा। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर इसकी जो वेलोसिटी हो गई रही होगी वो 30 मीटर पर सेकंड हो गई होगी। और t इज इक्वल टू मान लिया 4 सेकंड पर आकर जमीन पे गिरती है तो अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। यानी हर सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी से बढ़ी है? प्लस 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ती चली गई है। हर 1 सेकंड वेलोसिटी कितनी बढ़ी है? 10 मीटर पर सेकंड से। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी 0। 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। और ये कितने समय में हुआ? 1 सेकंड में हुआ। तो 10 मीटर पर सेकंड और गुना 1 सेकंड कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से है? पृथ्वी की वजह से है, तो a की जगह g लिख देंगे। तो जब आपने इसे छोड़ा था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी। 1 सेकंड के बाद हो गई 10, दूसरे सेकंड के बाद हो गई 20, तीसरे सेकंड के बाद हो गई 30, चौथे सेकंड के बाद हो गई 40। इस तरह से स्पीड बढ़ती चली जा रही है। और ये स्पीड में इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ है? ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप एग्जैक्ट वैल्यू लेके देखो, एग्जैक्ट वैल्यू लेके आप देखोगे तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू लेके देखो आप। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद कितनी हो गई? 9.8 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में कितनी हो गई? 9.8 प्लस 9.8 कितना हो जाएगा? 19.6 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में प्लस 9.8 ऐड हो जाएगा 29.4। अगले 1 सेकंड में प्लस 9.8 बढ़ जाएगा 39.2। अगले 1 सेकंड में 9.8 से बढ़ जाएगा 49.0। यानी हर 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है। बात आनी चाहिए समझ में। इसीलिए इसको बोल रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, एक समान त्वरण का बेहतरीन उदाहरण है। समान समय अंतराल में स्पीड में समान चेंज आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। इसको देखिए ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू लेके दिखाया, यहां पे 10 लेके दिखाया, ज्यादा समझ में आएगा, है ना। 9.8 प्लस 9.8 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? अब छोटा जी और बड़ा जी में थोड़ा रिलेशन दिखा देता हूं। छोटा जी और बड़ा जी में संबंध आपको दिखाता हूं। छोटा जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। और बड़ा जी बोलो, बड़ा जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। समझिएगा, क्वेश्चन होगा तो बच्चे जो है भाग आते हैं छोड़कर। छोटा जी और बड़ा जी में क्या संबंध है, इसको जरा देखते हैं। जैसे सपोज करो माय डियर फ्रेंड्स, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान m है, पृथ्वी की त्रिज्या जो है r है, ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, ये m पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है। और इस पृथ्वी की सतह पर एक m मास की वस्तु रखी गई है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान छोटा m है, पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा m है, तो पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही होगी। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल है उसको कैसे निकालेंगे? न्यूटन लॉ को लगाकर निकालेंगे। न्यूटन लॉ क्या बोलता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल होगा वो निकालना है, तो F इज इक्वल टू जी होगा, पहले वस्तु का मास दूसरे वस्तु का मास और दो उनके बीच की दूरी का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना लग रहा है बल निकल जाएगा। तो पहले वस्तु का द्रव्यमान पता हो, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान पता हो, दोनों के बीच की दूरी पता हो, जी की वैल्यू हो, तो आप मिल जाएगा। तो अगर हम इस बॉडी के लिए अप्लाई करें, पृथ्वी के लिए, और इस वस्तु के लिए अप्लाई करें, तो ये कैसा बन के आ जाएगा? ये हो जाएगा F इज इक्वल टू जी। m1 की जगह हम ले लेते हैं अर्थ का मास, पहली बॉडी हम अर्थ को मान लेते हैं, दूसरी बॉडी इसको मान लेते हैं, तो इसका द्रव्यमान है छोटा m,
है ना। तो m गुना छोटा m और बटा इन दोनों के बीच की दूरी कहां से लेंगे बताइए। हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि पृथ्वी का कुल द्रव्यमान इसके केंद्र पर केंद्रित है, अर्थ का टोटल मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। तो हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं ना कि पृथ्वी का कुल द्रव्यमान इसके केंद्र पे है। तो आप बताओ कि कुल द्रव्यमान यहाँ पे है, तो अब इस वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो गई r के बराबर। तो दूरी हो गई आपका कितना, r²। हो गया कि नहीं हो गया, देखो। तो अगर हम इन दोनों वस्तुओं के लिए न्यूटन के लॉ को अप्लाई करें तो हमारा हो जाएगा g m1 की जगह पृथ्वी का मास और दूसरे बॉडी की जगह इस बॉडी का मास छोटा m और दूरी ले लिया रेडियस। ठीक है, अब आप जानते हैं न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है कि F = ma होता है कि नहीं होता है। F = ma नहीं होता है क्या, पढ़ा है कि नहीं न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो फोर्स मास गुना एक्सेलरेशन, ओके, इज इक्वल टू हो गया g m गुना m बटा r²। तो m से m हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा a हो गया कितना, a हो गया g m बटा r²। तो हमारा यहां से आ गया a इज इक्वल टू जी एम बटा क्या, r²। अब ये a क्या है, एक्सिलरेशन है। ये एक्सिलरेशन पृथ्वी के लिए लिखेंगे तो a की जगह बस क्या लिख देंगे, g। तो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन r²। दिस इज द रिलेशन बिटवीन छोटा जी एंड बड़ा जी। तो छोटा जी और बड़ा जी में रिलेशन बस याद रखना है, ये कैसे आया ये मत याद रखिए, ये रिलेशन याद रखना है कि g इज इक्वल टू जी एम अपॉन क्या होता है, r² होता है। तो यहाँ पर छोटा जी और बड़ा जी में कोई रिलेशन पूछ ले तो ये हो गया g इज इक्वल टू क्या, जी एम बटा क्या, r², जी एम बटा r²। ठीक है, जी एम बटा r², जहां पे छोटा जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बड़ा जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। देखो ये था ना, ये बड़ा वाला m क्या था, पृथ्वी का द्रव्यमान, r क्या था, पृथ्वी की त्रिज्या, और यहां पर एक m मास की वस्तु रखी हुई थी। अब यहां पे माय डियर फ्रेंड्स हम g का वैल्यू रख दें, मास, अर्थ का मास रख दें, अर्थ की त्रिज्या रख दें और कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू इतनी आ जाएगी, है ना, g की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, g की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो g इज इक्वल टू होता है ना जी एम अपॉन r²। तो g की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁴ × 24 kg। त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 × 10⁶ मीटर। इन सबको रख के कैलकुलेट करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखना ये वाला रिलेशन, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन r²। अब आप देख सकते हो कि ये जो g की वैल्यू है, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किन किन बातों पर निर्भर कर रही है, द्रव्यमान पे निर्भर कर रही है, त्रिज्या पे निर्भर कर रही है, बॉडी के मास पे निर्भर कर रही है क्या, है ना, बॉडी के मास पे निर्भर कर रही है क्या। देखो फॉर्मूला में क्या है, m है, m किसका है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, r है, r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। फॉर्मूला में कहीं छोटा m है क्या, नहीं है ना। यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती। वस्तु का द्रव्यमान चाहे जो भी हो उसमें सेम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अगर मैं कहूं कि दो विभिन्न द्रव्यमान की वस्तु को हम सेम समय पर, एक 1 kg का है वस्तु है और एक 100 kg की वस्तु है, दोनों को हम समान ऊंचाई से, है ना, छोड़ें तो पृथ्वी की सतह पर कौन पहले पहुंचेगा बताइए। देखते हैं कितने लोगों ने इसे समझा है। दो विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर कौन पहले आएगा। जैसे मान लिया 1 kg की वस्तु है, एक 100 kg की वस्तु है, दोनों को हम समान ऊंचाई से छोड़ रहे हैं, तो पृथ्वी की सतह पर कौन पहले आएगा। मान लिया 1 kg का हाइट है h1, 100 kg की हाइट है h2, और h1 बराबर h2 है, मतलब पृथ्वी की सतह से जितनी ऊंचाई पर ये है इतनी ही ऊंचाई पर ये है, और 1 kg वस्तु को t1 समय लग रहा है पृथ्वी की सतह पे आने पे, 100 kg की वस्तु को t2 समय लग रहा है। तो बताओ कि t1 इज इक्वल टू t2 होगा, t1 ग्रेटर देन t2 होगा, t1 लेस देन t2 होगा, या कांट से कुछ कह नहीं सकते, क्या होगा। तो दो विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों समान समय पे क्या होंगे, पृथ्वी की सतह पे आएंगे। अगर h1 इज इक्वल टू h2 है तो t1 इज इक्वल टू t2 होगा। क्यों, वस्तु जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती। वस्तु का द्रव्यमान चाहे जो भी हो उसमें सेम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है जी की वैल्यू, फॉर्मूला में कहीं छोटा m है क्या, नहीं ना। तो जी की वैल्यू वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती। वस्तु का द्रव्यमान चाहे जो हो, दोनों में समान त्वरण पैदा होगा तो दोनों समान समय पे जमीन पर आएंगे। So when two bodies of different masses are released from same height, they will reach on the surface of the earth at the same time. दो विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से छोड़ने पर वो पृथ्वी की सतह पर समान समय में आएंगे, क्योंकि दोनों में समान त्वरण पैदा होगा। क्योंकि ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी के वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। वस्तु का द्रव्यमान चाहे जो भी हो, एक्सीलरेशन सेम प्रोड्यूस होगा। यही बात जब गैलीलियो ने लोगों को बताई तो लोगों ने गैलीलियो को कहा कि अरे बेवकूफ आदमी है, ऐसा कैसे हो जाएगा, जिसका वजन ज्यादा रहेगा वो पहले आएगा पृथ्वी की सतह पर। तो गैलीलियो को बेवकूफ साबित करने के लिए लोग चढ़ गए लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा पे। कहां चढ़ गए, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा पे, काफी ऊंचा टावर है। यहां से उसने क्या किया, एक पंख को, है ना, पक्षी का एक पंख था, फीदर था, और एक सिक्का को गिराया जमीन पर। ठीक है, तो भाई देखा उन्होंने कि ये सिक्का जो है वो पहले आ गया जमीन पे और ये फर कहीं ऊपर कहीं टहल रहा था। तो लोगों ने बोला
कि देखो गैलीलियो पागल आदमी है, जिसका द्रव्यमान देखो ज्यादा था वो पहले आ गया, अभी जो है वो फर टहल रहा है ऊपर कहीं। ऐसा क्यों था? ऐसा था एयर रेजिस्टेंस की वजह से। इसका द्रव्यमान इसके शेप के रिस्पेक्ट में काफी कम है, आकार काफी बड़ा है, द्रव्यमान काफी कम है, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से, हवा के प्रतिरोध की वजह से ये क्या हुआ, धीरे धीरे जमीन पे आया। लेकिन तब क्या किया गैलीलियो साहब ने, एक कांच का एक ट्यूब लिया और यहां से एयर निकाल दिया, यानी इसको वैक्यूम कर दिया, निर्वात कर दिया। निर्वात समझते हैं ना, जहां पे हवा भी ना हो, सारा एयर खींच लिया इससे। और तब सिक्का को और फीदर को गिराया तो देखा कि भाई दोनों समान समय पे जमीन पे आएंगे। तो न्यूटन के लॉ को जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो हम ये मान के चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये मान के चलते हैं कि भाई एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जब भी हम ग्रेविटेशन के लॉ को अप्लाई करते हैं तो हम मानते हैं कि भाई जी इज इक्वल टू, हमने क्या देखा, जी एम बटा क्या देखा, आर स्क्वायर देखा। तो यहां से लिख लीजिएगा कि जी का मान जो है वो वस्तु के मान पे निर्भर नहीं करता। ये वस्तु का द्रव्यमान था, ये पृथ्वी का द्रव्यमान था, पृथ्वी की त्रिज्या थी, तो जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। सो दो विभिन्न द्रव्यमान के वस्तुओं को जब हम सेम समय में गिराएंगे तो समान समय पे वो आएगा पृथ्वी की सतह पे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? एक क्वेश्चन बनाइए इस पे, एक क्वेश्चन बनाइए। बोलता है कि एक वुडन, प्लास्टिक और एक मेटल बॉल है सेम साइज का। एक वुडन बॉल है, एक प्लास्टिक का बॉल है, एक मेटल का बॉल है, सेम साइज का है। आर ड्रॉप्ड एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम हाइट, सेम टाइम सेम हाइट से ड्रॉप किया जाता है, वैक्यूम से, वैक्यूम से। विच वन विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट? बताओ। कोई दिक्कत? फीवर हो रहा है? आराम फरमाइए फिर। कौन पहले जमीन पे आएगा? तो अभी आपने देखा कि भाई वस्तु का द्रव्यमान चाहे जो भी हो, उसमें त्वरण समान प्रोड्यूस होगा, कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो सभी समय सेम समय पे आएंगे, दे विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, सो सी शुड बी द राइट ऑप्शन। वंदना, संयुक्ता, नीतीश, आ रही बात समझ में? खुशी, आराध्या शुक्ला, प्रतिमा ठाकुर, हिना मलिक, सचिन, समझ में आ रहा है तो फिर ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, इफ पीस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड, वैक्स एंड आयरन फॉलिंग फ्रॉम सेम हाइट, विच वन विल रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट टाइम? लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पे पहुंचेगा? तो उत्तर होगा कि सेम टाइम पे पहुंचेगा, है ना। सो व्हेन different bodies of different masses are released from same height, they will reach on the surface of the earth at the same time. Okay, so option D should be the right option. ऐसा मत बोल दिया आयरन वाला पहले पहुंच जाएगा, मास पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा गैलीलियो ने बोला था। गैलीलियो ने कहा था कि दो विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से अगर हम छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी की सतह पे समान ऊंचाई, समान समय में पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या होगा कि समान समय पे आएंगे, क्योंकि दोनों में समान त्वरण पैदा होगा। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो छोटा जी और बड़ा जी में क्या अंतर हो गया? देखो, छोटा जी और बड़ा जी में क्या अंतर हो गया। बड़ा जी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और छोटा वाला जी को क्या बोलते हैं? छोटा वाला जी को बोलते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। छोटा वाला जी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, और यूनिट कितनी होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। और ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है। आप अर्थ पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, पृथ्वी पे चले जाओ, जी का मान कहीं पे भी चेंज नहीं करता। चंद्रमा पे चले जाओ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन जो छोटा जी का मान होता है वो इतना होता है 9.8। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू, बड़ा वाला जी की वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में नियत रहती है, पूरी कायनात में एक समान रहती है। लेकिन छोटा वाला जी का वैल्यू क्या होता है? प्लेस टू प्लेस चेंज करता है। पृथ्वी पे जी का मान इतना है, चंद्रमा पे कुछ और हो जाएगा, मार्स पे कुछ और हो जाएगा, जुपिटर पे कुछ और हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये छोटा वाला जो जी है ना, थोड़ा बदमाश किस्म का, ये परिवर्तित होता रहता है। घर में है तो उसका लक्षण कुछ और है, बाहर आ गया तो कुछ और बदमाशी कर रहा है। अभी वो छोटा है कि नहीं?
छोटा जो भाई होता है कितना बदमाश होता है, और बड़े भाई पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं। बेचारा वो एक साथ चल रहा है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कमा रहा है ना। तो बड़ा वाला जो है ना, बड़ा वाला जी, वो एकदम परिवर्तित नहीं होता है, एक समान है बेचारा, जिंदगी से वाकिफ हो गया है। लेकिन छोटा वाला जी जो है अपना रूप बदलता रहता है ना। तो छोटा वाला जी जो है वो वैरी करेगा, है कि नहीं। हाँ, निर्वात में जब भी हम ग्रेविटेशन के लॉ को अप्लाई करते हैं तो मानते हैं कि निर्वात में ऑलरेडी हम ओवियस रहता है कि निर्वात को मानते ही हैं, वैक्यूम में मानते हैं, ठीक है। चलिए, तो छोटा वाला जी की जो वैल्यू है वो बदलती रहती है, वो जरा देख लेते हैं कि कैसे कैसे बदलेगी। तो हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मान में चेंज। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, देखो याद रखना है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पे भी जी का मान घटता है, पृथ्वी के सेंटर पे मतलब केंद्र पे जाने पे जी का मान तो शून्य ही हो जाता है, और मून पे जितना अर्थ पे है उसका बटा 6 हो जाता है। मून पे जी का मान जितना अर्थ पे जी का मान है, अर्थ पे जी का मान का बटा 6 हो जाता है, मतलब 6 गुना कम हो जाता है, तो कम ही हो रहा है। तो अगर हम बोले कि पृथ्वी की सतह से हम मून पे चले जाए तो जी के मान घटेगा कि बढ़ेगा, तो कहेगा सर घटेगा। कितना गुना घटेगा, तो 6 गुना घटेगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि पृथ्वी पे जी का मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मून पे जी का मान कितना होगा, मून पे जी का मान कितना होगा। 9.8 को लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप कहेगा सर फॉर्मूला है कि मून पे जी का मान कितना होगा, जितना अर्थ पे है जी का मान उसका बटा 6 हो जाएगा। तो अर्थ पे 10 है तो 10 बटा 6 हो जाएगा, तो 6 गुना घट जाएगा, 6 गुना घट जाएगा, ठीक है। 6 गुना जो है आपका घट जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है। मून पे जी का मान कितना होगा, मून पे जी का मान कितना होगा, अर्थ पे जी का जितना मान है उसका बटा 6 हो जाएगा, तो जीएम बटा जी अपॉन 6। तो मून पे जाने पे भी जी का मान घट ही रहा है। अगर हम पूछें कि रोटेशन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या हो रहा है, तो भी जी का मान घट रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी का मान घटेगा कि बढ़ेगा, तो कहिएगा सर घूर्णन के कारण अगर जी का मान घट रहा है तो पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा ड्यू टू एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई के कारण जी का मान घटता है। गहराई के कारण पृथ्वी की सतह से नीचे जाए गड्ढा खोदते हुए तो भी जी का मान घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान शून्य हो जाता है, चंद्रमा पे 6 गुना कम हो जाता है ना। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी जी का मान क्या होता है, घटता है। नाउ हम लोग देखने जा रहे हैं पृथ्वी के शेप के कारण जी के मान में क्या चेंज आएगा, पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में क्या चेंज आएगा। तो इतना याद हो गया, लिख लो पहले इसको। वंदना कुशवाहा कह रही कि सर आप मेरा कमेंट शो नहीं करते हो। देखिए शो हो गया ना, अभी आपने सही समय पे कमेंट किया तो शो हो गया, गलत समय पे कमेंट करोगे तो नहीं शो होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं ना, तो आपका मुझे दिखता ही नहीं है। आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है, सारे बच्चे हमारे लिए एक जैसे हैं, ठीक है। तो सही समय पे कमेंट करें तो शो होगा, है कि नहीं। हिना मलिक, प्रतिमा ठाकुर, आराध्या शुक्ला, मोहित यादव साहब, संदीप कुमार साहब, जितने लोग भी लाइव हैं। तो पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होगा वो हम देखने जा रहे हैं। ऊंचाई के कारण देख लिया घटेगा, गहराई के कारण घटेगा, पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान शून्य हो जाएगा, चंद्रमा पे जितना अर्थ पे है उसका बटा 6 हो जाएगा, मतलब घट ही रहा है, घट ही रहा है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी जी का मान घटता है। अब देखते हैं पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। अच्छा, अगर मान लिया कि पृथ्वी ऐसी रहती, पृथ्वी परफेक्ट स्फीयर रहती, तो क्या पृथ्वी की त्रिज्या हर जगह समान रहती कि नहीं रहती, ऐसे रहती। अगर हमारी जो पृथ्वी है एक परफेक्ट स्फीयर रहता, ऐसा गोला रहता एकदम, तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती, पृथ्वी की त्रिज्या हमेशा समान रहती है, हर जगह पे, कहीं पे भी चले जाओ, इक्वेटर पे हो, पोल पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, त्रिज्या समान रहती, होती कि नहीं होती, पृथ्वी का रेडियस समान होता। लेकिन ऐसी नहीं है हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे, ऐसा है, पोल पर ध्रुव पर चपटा है, और इक्वेटर पे क्या है, थोड़ी बल्जिंग है, बाहर निकला हुआ है। तो ये हो गया आपका मान लिया रेडियस ऑफ इक्वेटर, और ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ पोल। कौन बड़ा है बताइए। तो आप देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन क्या, रेडियस ऑफ पोल। इक्वेटर पर रेडियस मैक्सिमम है और ध्रुव यानी पोल पे रेडियस मिनिमम है। अच्छा, छोटा जी और बड़ा जी में क्या रिलेशन दिखाया था, तो आपने कहा था सर छोटा जी और बड़ा जी में रिलेशन है जी एम बटा क्या, आर स्क्वायर। अब देखो जी का मान तो कांस्टेंट रहता ही है पूरे यूनिवर्स में, तो जी कांस्टेंट है, स्थिर है, बदलेगा नहीं। अर्थ का द्रव्यमान भी तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये दोनों नियत हो गए। तो जी किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, आर स्क्वायर का, हुआ कि नहीं। जी व्युत्क्रमानुपाती हुआ आर स्क्वायर का, मतलब जहां पे रेडियस मैक्सिमम होगा वहां पर जी की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, रेडियस ज्यादा तो जी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जहां पे रेडियस मिनिमम है वहां पे जी मैक्सिमम हो जाएगा, उल्टा चलेगा। तो इक्वेटर पे रेडियस मैक्सिमम है तो जी का मान कैसा हो जाएगा, जी का मान हो जाएगा मिनिमम, और यहां पर रेडियस मिनिमम है तो जी का मान हो जाएगा मैक्सिमम। तो इक्वेटर पे जी का मान अधिकतम होता है, पोल पे जी का मान, सॉरी, इक्वेटर पे जी का मान मिनिमम होता है, क्यों, रेडियस ज्यादा है, अधिक है, मैक्सिमम है, तो जी का मान मिनिमम होगा। यहां पर रेडियस मिनिमम है तो जी का मान अधिकतम होगा। तो कोई अगर पूछ ले कि अगर हम इक्वेटर से रेडियस की ओर जाएं तो जी का मान घटेगा कि बढ़ेगा, तो बोलोगे सर बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा। कैसे हुआ, आ गया समझ में, नहीं आया तो याद कर लीजिए। तो एक बार फिर से जरा देख लो आप,
एक बार फिर से जरा देख लो आप कि ऊंचाई के कारण घटेगा, गहराई के कारण घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान 0 हो जाएगा। चंद्रमा पे जितना अर्थ पे है उसका बटा 6 हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का मान घटेगा। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता। इक्वेटर पे जी का मान मिनिमम होता। तो अगर इक्वेटर से पोल की ओर जाओगे तो जी का मान बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा। ये ओवरऑल इसको याद कर लो। ये बिल्कुल सार है, समरी है पूरा का पूरा। यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्यों होगा आ गया समझ में ना, क्यों मैक्सिमम होता है, आया कि नहीं आया? वंदना करेंगे सर अगर समान ऊंचाई से गिराते हैं तो पहले लोहा आएगा जमीन पर। अच्छा कैसे? फिजिक्स के हिसाब से सोचिए ना, चाहे द्रव्यमान जो भी हो, एक्सेलरेशन दोनों में सेम ही प्रोड्यूस होगा। कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको याद करना है आपको, इसको याद करना है। ठीक है, चलो ये पूरा निचोड़ हमने यहां पे दिखा दिया है। यहीं से सवाल आपको मिलेंगे। अच्छा, एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को मास और वेट में। यहां से क्वेश्चन होता है ना तो बच्चे गलत करके भाग आते हैं। ये द्रव्यमान और वेट में क्या अंतर होता है? द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान जो होता है वो होता है एक्चुअल मैटर कंटेन्ड बाय अ बॉडी। एक्चुअल मैटर कंटेन्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। जैसे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये आयरन का मान लिया कि एक रॉड है ना, आयरन का रॉड है, तो इसमें सिर्फ आयरन के एटम होंगे, लोहा का परमाणु होगा ये सब। ये आयरन का क्या है? एटम है। और हर एटम का अपना द्रव्यमान होगा, तो सारे एटम के द्रव्यमान को देखेंगे तो ये रॉड का द्रव्यमान होगा। तो ये क्या हो गया? आयरन का एटम हो गया, आयरन का परमाणु हो गया। तो सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को ऐड कर देंगे तो लोहे का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो किसी वस्तु में पदार्थ की जो कुल मात्रा है उसको उसका द्रव्यमान कहते हैं। द एक्चुअल मैटर कंटेन्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज व्हाट? इट्स मास। व्हाट इज वेट? द फोर्स विद विच a body is attracted towards the center of the earth is known as what? Weight. The force with which a body is attracted towards the center of the earth is called its weight. किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से आकर्षित करती है, जिस बल से आकर्षित करती है, उस बल को उसका वेट कहते हैं। तो वेट क्या है? वह बल है जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। मतलब वेट क्या है? वेट वह फोर्स है जिस फोर्स से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो वेट यानी भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो वेट मतलब क्या है? फोर्स। और फोर्स मतलब क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। और अगर त्वरण पृथ्वी की वजह से आ रहा है तो एक ही जगह हम क्या लिख देते हैं? जी। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो गया? मास गुना जी। देखिए, मास गुना जी। तो वेट कैसे निकालते हैं? मास वस्तु का है और जी की वैल्यू है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट निकल जाएगा। तो देखो देखो माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है? किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। और पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है, उस बल को उस वस्तु का भार कहा जाता है। क्या? भार कहा जाता है। इसलिए हम बोलेंगे कि मास जो है वो स्केलर है, अदिश राशि है। और वेट क्या है? फोर्स है ना। तो फोर्स क्या होता है? वेक्टर होता है, सदिश होता है। मास का एसआई मात्रक क्या है? केजी। और वेट का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन। के न्यूटन है क्या? सॉरी, वेट है क्या? फोर्स है। जिस फोर्स से पृथ्वी खींच रही किसी वस्तु को, वेट फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। आप कहते हैं ना कि इस बॉडी का वेट इतना केजी है, ये फिजिक्स की भाषा में गलत है, आम बोलचाल में तो चल जाता है। आप फिजिक्स में बोलोगे कि इस वस्तु का वेट इतना केजी है, लोग आपको जाहिल समझेगा, बोलेगा भाई तुमने वेट बोला तो वेट का यूनिट केजी कैसे बोल रहे हो? वेट की यूनिट तो न्यूटन होती है, मास की यूनिट होती है केजी। अब चूंकि वेट क्या है, आपने कहा सर वेट क्या होता है? वेट वह बल है जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है। और बल क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। अगर त्वरण पृथ्वी की वजह से है तो एक ही जगह बस जी लिख देते हैं। जी का मतलब त्वरण है लेकिन पृथ्वी की वजह से आ रहा है। ओके, तो चूंकि जी की वैल्यू क्या होती है? छोटा वाला जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या होती है? वेरी करती है, बदलती है। जी का मान प्लेस टू प्लेस बदलता है, तो वेट भी क्या होगा? बदलेगा। वेट भी क्या होता है? बदलता रहता है। तो देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है कि जो मास है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अरे भाई, इस आयरन के रॉड को आप अर्थ पे लेके रहो या मून पे लेके चले जाओ, इस पे नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी ना। पदार्थ की कुल मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, तो पदार्थ की मात्रा तो नहीं बदल जाएगी, मास नहीं बदलेगा। तो लिखा है कि मास हमेशा नियत रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन ये वेट क्या होता है? वेरी करता है। क्यों? क्योंकि वेट होता क्या है? वेट m इंटू जी होता है। तो जहां जहां जैसे जैसे जी बदलेगा वैसे वैसे वेट बदलेगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि वेट ऑन मून कितना होगा, मून पे वेट कितना होगा, तो आप कहेगा सर जितना अर्थ पे वेट है उसका बटा 6 कर दो। जितना अर्थ पे वेट है उसका बटा 6 कर दो। कहोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने? अपने मन से लिख दिया क्या? नहीं भाई, अभी तो आपने पढ़ा था कि मून पे जी का मान कितना होता है? जितना अर्थ पे होता है उसका बटा 6 हो जाता है।
होता है कि नहीं होता? तो वेट जो होता है वो m/g होता है। तो वहीं से ये फॉर्मूला आ गया। जैसे मैं क्वेश्चन करूं आपसे कि अगर अर्थ पे वेट 60 न्यूटन है किसी आदमी का, जिसको आप 60 केजी बोल देते हो ना, वेट जब लिखोगे तो न्यूटन लिखोगे, आम बोलचाल में 60 केजी बोल देते हो, तो बताओ किसी व्यक्ति का मून पे कितना वेट होगा? मून पे कितना वेट होगा? बोलो, मून पे कितना वेट होगा? तो आप कहेगा सर बिल्कुल बता देंगे सर, ये क्या घटिया सवाल पूछ लिया आपने हमसे। वेट मून पे कितना होता है? जितना अर्थ पे होता है उसका बटा 6 कर दो। तो अर्थ पे 60 न्यूटन दे रखा है, बटा 6 कर दो तो 10 न्यूटन हो जाएगा। यानी कोई आदमी अगर पृथ्वी की सतह पे 60 केजी का है ना, तो मून पे जाके मात्र 10 केजी का उसका वेट हो जाएगा, है कि नहीं? आ रही बात समझ में? कोई शक? सज्जन कुमार करें कि आज स्मार्ट नहीं लग रहे हैं सर, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, सब दिन एक जैसा थोड़ी ना रहता है, स्टूडियो अलग है, लाइट अलग हो जाती है ना, हर चीज का प्रभाव रहता है। इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं देखिए सर्दियों में, ये सब आ जाने से ये बड़ा खराब लगता है भाई, इतना बोझ लेके आदमी को चलना पड़ता है। तो अगर मैं पूछूं कि एक आदमी सोना को इक्वेटर पे तौला है, सोना को इक्वेटर पे तौला है एक आदमी, और वही सोना को वो पोल पे तौल रहा है, तो बताओ कि सोने का भार बढ़ जाएगा, समान रहेगा, एक जैसा रहेगा? तो देखो वेट होता क्या है? वेट होता है m/g। पोल से इक्वेटर की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ेगा, तो जी का मान बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ जाएगा, लेकिन मास वही रहेगा। ठीक है जी मुजम्मिल साहब, शुक्रिया ही ना कह रही कि चलिए अच्छे लग रहे हैं, अच्छी बात है। सर्दियों में लुक खराब हो जाता है आदमी का, चेहरा काला पड़ जाता है क्रीम वगैरह लगा लगा कर। ऐसे तो गर्मियों के मौसम में क्रीम वगैरह की हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे मुंह धोया और चले आए क्लास लेने के लिए। पर अभी क्रीम लगाना पड़ता है, नहीं तो ये सब थोड़ा रूखा सा हो जाता है कि नहीं? पर गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, बस ऐसे मुंह धोया और चले आए, या नहा लिया तो साबुन लगा लिया, साबुन से मुंह धो लिया, रूखापन नहीं आता। पर अभी रूखापन आ जाता है, तो अभी फेस वॉश वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। और दिल्ली का पानी आप जानते हैं कि कितना खतरनाक पानी होता है दिल्ली में। तो जी का मान बढ़ेगा, जहां पे जी का मान शून्य हो जाएगा वहां पे वेट शून्य हो जाएगा, है कि नहीं? जहां पे जी का मान शून्य हो जाएगा वहां पे वेट शून्य हो जाएगा। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य है, तो वेट होता है m/g, तो मास तो वही रहेगा, लेकिन जी का मान शून्य होने के कारण वेट शून्य हो जाएगा, है ना? तो ये वेट में और मास में कुछ समझ में आया? हाँ, बहुत सारे स्टूडियोज हैं, तो अलग अलग स्टूडियोज में चलती रहती है क्लास, कभी किसी स्टूडियो में कभी किसी में। जनरली मेरा ये स्टूडियो है, पर इसमें कभी कोई आ जाते हैं क्लास लेने, तो भाई ले लीजिए, मैं ही दूसरी जगह चला जाता हूँ, दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? चलो, तो ये वेट और मास में डिफरेंस आ गया माय डियर फ्रेंड्स। अब आते हैं हम लोग किस पे? सैटेलाइट पे। थोड़ा सा सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेविटेशन की वजह से क्या क्या फायदा है अपन को, है ना? ग्रेविटेशन की वजह से क्या क्या हमें फायदे होते हैं, ठीक है जी, वो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फायदे क्या हैं? अगर ये ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशन का फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का, है ना? वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सबसे अंतिम में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो सबसे कमजोर बल होता है, और अगर ये गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं होता तो हम लोग पृथ्वी पर चल नहीं पाते, पृथ्वी से हम लोग बंधे हुए हैं इसी की वजह से। उसके बाद इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, है ना? ये देखिए, सन के अराउंड जो प्लैनेट घूम रहे हैं और प्लैनेट के अराउंड जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, ये पृथ्वी के यहाँ पर सूरज और ग्रह के बीच जो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, यहाँ पे पृथ्वी और मून के बीच जो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, तो यह पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए उत्तरदायी होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। सन के अराउंड जो प्लैनेट घूम रहे हैं, प्लैनेट के अराउंड जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, है ना, उन सभी के मोशन की वजह आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फिर लिखता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही समुद्र में ज्वार भाटाएं आती हैं, जो टाइड्स आता है ना समुद्र में, वो इसी की वजह से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। तो पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है, जो एक दूसरे से बाइंड है और सब सन का चक्कर लगा रहे हैं, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का ही योगदान है। तो ये सब ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कुछ हमारे फायदे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने बोला कि ये वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का, ये सबसे कमजोर बल होता है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हर बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त है कि उसमें मास हो। जैसे पृथ्वी और सन के बीच भी ये लग रहा है, पृथ्वी और मून के बीच भी ये लग रहा है, काफी दूरी पर है, और एटम्स के बीच भी लग रहा है, परमाणु के मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी निकायों पर लागू होता है, चाहे उनका आकार, द्रव्यमान और स्थिति कुछ भी हो, जितनी भी दूरी पर हो, सभी के लिए। इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं,
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। तो यह प्रकृति का सबसे कमजोर बल होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है आपके नेचर का, ठीक है। चलिए, उसके बाद जैसा कि हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर के होते हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेशों में आकर्षण होता है। उसी तरह से मैग्नेट के दो समान ध्रुव एक दूसरे को दूर करते हैं, रिपेल करते हैं, असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत बल, ये आकर्षण भी हो सकता है, इनमें प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसको याद रख लीजिएगा। तो अनलाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। और एक चीज और याद रख लीजिएगा कि भाई जैसे मान लिया कि एक द्रव्यमान की वस्तु है m1 और दूसरा है m2। अब इन दोनों द्रव्यमान की वस्तुओं को r दूरी पर आपने रखा है एयर में और आपने रखा है दोनों को किसमें, पानी में, तो फोर्स में चेंज नहीं आएगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चेंज आता है। दो आवेशों को हवा में रखेंगे तो उनमें अलग बल लगेगा, पानी में रखेंगे उनमें अलग बल लगेगा, है ना। तो माध्यम पे डिपेंड करता है। तो विद्युत बल दो आवेशों के बीच माध्यम पे डिपेंड करता है, लेकिन ये नहीं डिपेंड करता, कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स माध्यम पे डिपेंड नहीं करता। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। जैसे मान लिया कि ये m1 मास की बॉडी है और ये m2 मास की बॉडी है ना। m1 मास की बॉडी, सॉरी, ये m1 मास की बॉडी इसको जितने बल से आकर्षित कर रही होगी, ये भी उसको उतने ही बल से आकर्षित कर रही होगी, है ना। यानी F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा। ये वस्तु इसको जितने द्रव्यमान से जितने फोर्स से आकर्षित कर रही होगी, ये वस्तु भी उतने ही फोर्स से आकर्षित कर रही होगी। यानी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ये वस्तु इसको जितने बल से आकर्षित करेगी, ये भी उसको उतने ही बल से आकर्षित करेगी, चाहे द्रव्यमान इनका कुछ भी हो, ठीक है। देवनागरा होता तो फिर सैटेलाइट वगैरह सब इसी से आए हैं, ये सब नहीं होता, ठीक है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे और कैप्लर्स के नियमों की बात करेंगे, और हमारा ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा। ग्रेविटेशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको भरपूर। तो इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेंगे कि रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे हीट, फिर पढ़ेंगे साउंड, ठीक है। क्लियर है जी, बात आ रही समझ में। तो टाइम अप हो गया हमारा, मिलते हैं